आज हम देखेंगे एज ऑफ महाजनपदा का टॉपिक। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाजनपदा पीरियड ने इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर को एक ऐसी शेप दी जो आज भी हमें देखने को मिलती है। महाजनपदा पीरियड को भारत की सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। ये पीरियड लगभग 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है और 4th सेंचुरी बीसी तक चलता है। इस पीरियड में सोसाइटी और पॉलिटी में पुराने ट्रेडिशंस टूट रहे थे और नई वैल्यूज बन रही थी। लेटर वैदिक पीरियड तक लोग छोटे क्लान्स में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, आयरन टेक्नोलॉजी आई और पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो लोग एक जगह सेटल होने लगे और टेरिटरी बेस्ड रूल शुरू हो गया। इस पीरियड की इंपॉर्टेंस इसी में है कि पहली बार पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के टुवर्ड्स शिफ्ट हुए। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हुआ, सिटीज डेवलप हुई, कॉइन्स का यूज होने लगा, ट्रेड सिस्टम्स एस्टैब्लिश हुए और रिलीजन में भी नई सोच आई। ये फेज इंडियन सिविलाइजेशन के लिए एक ट्रांजिशन फेज है, वैदिक ट्राइबल एज से ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स और अर्बन स्टेट फॉर्मेशन तक। अब अगर हम इस पीरियड के सोर्सेस की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स जैसे कि अंगुत्तरा निकाया और दीघा निकाया, ये सब महाजनपदास को मेंशन करते हैं। जैन लिटरेचर में भगवती सूत्रा है। इसके अलावा हिंदू पुराणास, महाभारता और अर्थशास्त्र की रेफरेंस भी हमें देखने को मिलती है और अर्थशास्त्र में भी हमें महाजनपदास की रेफरेंस देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजी की बात करें तो तक्षशिला, वैशाली, राजगीर, उज्जैन, चंपा, कौशाम्बी एक्सेट्रा में मिली पोट्री, कॉइन्स, टाउन्स के रिमेन्स, ये सब एविडेंस हैं इस पीरियड के। एक चीज याद रखनी है कि महाजनपदास की स्टडी सिर्फ किंग्स और स्टेट्स के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें अर्बनाइजेशन, सोशल चेंज और रिलीजन की एवोल्यूशन भी समझना बहुत जरूरी है। नाउ अब देखते हैं जनपदास का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जनपदा का एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस था। अर्ली आयरन ट्राइब्स, जिनको जना कहते थे, ये ऋग्वैदिक पीरियड में नोमैडिक ट्राइब्स थे। ग्रेजुअली टाइम के साथ बेटर रिसोर्सेज और बेटर क्लाइमेट की वजह से लोग ईस्ट वर्ड्स गंगा यमुना प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हुए। फिर यहाँ एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश हुआ, सोसाइटी सेटल होने लगी और हर जगह एक क्लस्टर बन गया जो एक जनपदा कहलाने लगा। लेटर वैदिक पीरियड में इन जनपदास का इवोल्यूशन हुआ और ये जनपदास नोमैडिक नहीं बल्कि परमानेंट टेरिटोरियल किंगडम्स बने। लेटर वैदिक पीरियड में ट्राइबल राजा अब टेरिटोरियल किंग बन गया था। ये किंग या फिर राजन की पोजीशन अब हेरिडिटरी हो गई थी और समिति सभा जैसी असेंबलीज जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में काफी प्रोमिनेंट थी, वो अब जनपदास में वीक हो गई थी और अब किंग के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई थी। फूड सरप्लस, आयरन का यूज, जंगल क्लियरिंग, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इन सब फैक्टर्स ने जनपदास को स्ट्रांग बनाया। टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ी, सेटलमेंट्स एक्सपैंड हुई और लोकल लॉयल्टी अब जनपदा के टुवर्ड्स होने लगी, ट्राइब्स के टुवर्ड्स नहीं। मड सेटलमेंट्स अब जनपदास के टाइम ब्रिक और वुड टाउन्स में कन्वर्ट हुए और किंगडम्स का फोर्टिफिकेशन भी होने लगा। ये ट्रांजिशन हड़प्पन अर्बनाइजेशन के बाद सबसे बड़ा अर्बन एक्सपेंशन था इंडिया में। इसलिए जहां एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला जाता है, वैसे ही जनपदास और महाजनपदास को इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। अब देखते हैं महाजनपदास का इमर्जेंस कैसे हुआ। महाजनपदास का इमर्जेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। पहले इंडिया में 22 से ज्यादा जनपदास होते थे या फिर टेरिटोरियल किंगडम्स होते थे, पर आयरन टूल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कुछ जनपदास पावरफुल बन गए और ज्यादा बड़े बन गए और इन बड़े जनपदास को महाजनपदास बोला गया। इन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर था आयरन टेक्नोलॉजी। आयरन प्लोस ने फार्मिंग प्रोडक्टिव बनाई, जंगल्स क्लियर करने और इजी हो गए और जमीन ज्यादा उपजाऊ बन गई। इससे फूड सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा, जिससे पॉपुलेशन और टाउन्स ग्रो करने लगे। साथ ही में ट्रेड नेटवर्क्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, इनका डेवलपमेंट हुआ और इस टाइम पर इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से कॉइन बेस्ड होने लगी थी। ये महाजनपदास और भी बड़े बने, छोटे छोटे जनपदास को अपने अंडर मर्ज करके। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग किंग्स जैसे मगध, कोसाला के रूलर्स, इन्होंने छोटे जनपदास को मर्ज कर दिया और उन पे कॉन्क्वेस्ट किया, जिससे ये महाजनपदास और भी बड़े बने और लार्जर टेरिटोरीज का फॉर्मेशन हुआ। इसी टाइम पर जहां एक तरफ बड़े किंगडम्स का एवोल्यूशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल रिपब्लिक सिस्टम्स, जहां ट्राइब के लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग करते थे, इस सिस्टम का डिक्लाइन हुआ और महाजनपदास में ट्राइबल डिसीजन मेकिंग रिप्लेस हो गई विद सेंट्रलाइज्ड किंगशिप। इस पीरियड में एक एलाबोरेट टैक्सेशन सिस्टम भी डेवलप हुआ। अब रेगुलर रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ट्रेड और कस्टम ड्यूटी से आता था। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और भी एफिशिएंट होने लगा। इस पीरियड का अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम 600 बीसी से 400 बीसी तक था और इंडिया के जिस हिस्से में महाजनपदास लोकेटेड थे, ये रीजन मेनली नॉर्दर्न इंडिया में स्प्रेड था, स्पेशली गंगा प्लेन्स, बिहार, यूपी और डेक्कन के कुछ पार्ट्स। अब देखते हैं 16 महाजनपदास की लिस्ट। बुद्धिस्ट अंगुत्तरा निकाया के अकॉर्डिंग इस टाइम पर टोटल 16 महाजनपदास थे। इनमें आते हैं काशी, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी, कोसाला, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, अंगा, जिसकी कैपिटल थी चंपा, मगध, जिसकी कैपिटल थी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, वज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली, मल्ला, जिसकी कैपिटल थी कुशीनगर, चेडी, जिसकी कैपिटल थी शुक्तिमाती, वत्सा, जिसकी कैपिटल थी कौशंबी, कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, पंचाला, जिसकी कैपिटल थी अहिछत्रा, मत्स्या, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर,
सुरासेना जिसकी कैपिटल थी मथुरा, असाका जिसकी कैपिटल थी पुटाली, अवंती जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, गंधारा जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, कंबोजा जिसकी कैपिटल थी राजापुरा। नॉर्थ में गंधारा और कंबोजा थे, ईस्ट में अंगा, मगध और वज्जी थे, सेंट्रल और वेस्ट में कुरु, अवंती, मत्स्या थे और साउथ में असाका था। इस डाइवर्सिटी को समझना जरूरी है क्योंकि हर महाजनपदा अपने ट्रेड, कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अर्बन सेंटर्स के लिए फेमस था। कई सारे महाजनपदास की कैपिटल्स फोर्टिफाइड सिटीज थे, जैसे उज्जैन, कौशाम्बी, राजगीर, वैशाली, मथुरा, और हमें यहीं पर अर्बन प्लानिंग देखने को मिली। अब हम कुछ मेजर महाजनपदास को डिटेल में देखते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम देखते हैं काशी को। वाराणसी इसकी कैपिटल थी, जो गंगा के पास हाईली फर्टाइल रीजन है। ये ट्रेड और रिलीजन सेंटर भी था। इसकी दो महाजनपदास कोसाला और मगध के साथ राइवलरी रहती थी और इवेंचुअली कोसाला ने काशी को एब्जॉर्ब कर लिया था। वैदिक लिटरेचर में काशी की काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कोसाला। श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी और इसका रूलर था किंग प्रसेनजीत, जो बुद्धा के समय था। कोसाला महाजनपदा में बुद्धिज्म का डीप इन्फ्लुएंस था। बुद्धा भी यहाँ प्रीचिंग करते थे। कोसाला की मगध से राइवलरी थी और बाद में मगध के साथ मैरिज अलायंस और वॉर से कोसाला मगध में मर्ज हो गया था। नेक्स्ट है वत्सा। इसका सेंटर कौसंबी था और इसका मेन रूलर था किंग उदयना। वत्सा ट्रेड और एजुकेशन का मेन हब था। यहाँ हमें अर्बनाइजेशन का एविडेंस देखने को मिलता है और साथ ही में कॉइन्स और टाउन्स के रिमेन्स भी डिस्कवर हुए हैं। वत्सा लेटर मगध के साथ मर्ज हो गया था। नेक्स्ट है अवंती। इसकी कैपिटल उज्जैन और महिष्मती थी और इसका मेन रूलर प्रद्योता था। ये अपने टाइम में वेस्टर्न इंडिया की स्ट्रॉन्ग पावर थी। इसके डेक्कन रीजन के साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत एक्टिव थे। हमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में अवंती का मेंशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं मगध को। मगध सब महाजनपदा में से सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपदा बना। इसकी कैपिटल पहले राजगीर थी और बाद में पाटलिपुत्रा बनी। मगध के किंग बिंबिसारा ने अंगा को एनेक्स किया और बाद में अजातशत्रु ने कोसाला और वज्जी को डिफीट किया, जिससे मगध और भी एक्सपैंड हुआ। ये मगध एम्पायर आगे जाके मौर्यन एम्पायर का बेस बना। और लास्ट है वज्जी कॉन्फेडरेसी। वैशाली इसकी कैपिटल थी। यहाँ जनासंघ सिस्टम था, यानी कि रिपब्लिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक सिस्टम वो होता है जहाँ का रूलर इलेक्टेड होता है इंस्टेड ऑफ हेरिडिटरी। ये एक कन्फेडरेशन यानी एक ग्रुप था छोटी छोटी पॉलिटीज का। इनमें से लिच्छावीज और विदेहास इन्फ्लुएंशियल पॉलिटीज थे। ये सब पॉलिटीज के रूलर्स आपस में बैठ के वज्जी कॉन्फेडरेशन के डिसीजंस लेते थे। बुद्धा के टाइम के टेक्स्ट यहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में हमें डिटेल में बताते हैं। अब देखते हैं महाजनपदास में कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। महाजनपदास में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की यानी कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर और किंग की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती थी। ये मोनार्की सिस्टम था मगध, कोसाला, काशी, अवंती और वत्सा में। इस मोनार्की के सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे और साथ में प्रॉपर टैक्स और लॉ सिस्टम होता था और किंग का डिसीजन एब्सोल्यूट होता था। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन सिस्टम्स में आते हैं वज्जी और कंबोजा जैसे स्टेट्स। यहाँ असेंबलीज कलेक्टिवली रूल करती थी और इन असेंबलीज में मल्टीपल एल्डर्स मिलकर डिसीजंस लेते थे। यहाँ हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं होता था, बल्कि जो लोग रूल करते थे वो असेंबलीज के थ्रू चुने जाते थे। इस रिपब्लिक सिस्टम ने अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी कलेक्टिव असेंबलीज के बेसिस पर होता था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्की सिस्टम की तरह ही स्ट्रक्चर्ड वे में होता था। यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट्स थे, जुडिशरी थी, टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम था। लॉ, ऑर्डर और एक्सपांशन में राजा और असेंबली दोनों का मेजर रोल रहता था। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को डिटेल में। महाजनपदास के एडमिनिस्ट्रेशन में टेरिटोरियल डिवीजन काफी एडवांस था। हर महाजनपदा को विलेजेस, टाउन्स और प्रोविंसेस में बांट दिया गया था। इनकी कैपिटल सिटीज फोर्टिफाइड थी और इन महाजनपदास में रेगुलर रिकॉर्ड कीपिंग, टैक्स कलेक्शन, डिफेंस और लॉ इन्फोर्समेंट का फॉर्मल सिस्टम था। अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो किंग के अंडर अमत्या होता था, जो चीफ मिनिस्टर होता था। उसके साथ फाइनेंस ऑफिसर्स, टैक्स कलेक्टर्स, मिलिट्री हेड्स, लॉ ऑफिसर्स की एक पूरी हायरार्की रहती थी। यहाँ कई सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स थे, फाइनेंस, रेवेन्यू, डिफेंस, जस्टिस, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सो महाजनपदास के टाइम पर ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ। जहां तक रेवेन्यू की बात है तो टैक्सेशन मेन सोर्स था रेवेन्यू का। लोगों पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स लगता था, ट्रेड ड्यूटीज लगती थी, क्राफ्ट पर्सन्स पर टैक्स लगता था, हर्डर से एनिमल प्रोड्यूस लिया जाता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी राजा को देना होता था एक्सेट्रा। इस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पब्लिक वर्क्स का एक्सपेंशन हुआ और हमें इरिगेशन, रोड्स, टाउन प्लानिंग एक्सेट्रा देखने को मिले। राजा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज का यूज करता था और इनमें आती थी पॉलिटिकल अलायंसेस, मैरिज अलायंसेस, पीस ट्रीटी एक्सेट्रा। लेकिन इन डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज के साथ वॉरफेयर, एस्पियोनाज और अलायंसेस भी काफी प्रेवलेंट थे। यहाँ जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू इंप्लीमेंट हुए। साथ ही में कॉमन लोगों के डिस्प्यूट्स और क्राइम सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। अर्बन गवर्नेंस में सिटी काउंसिल्स, लोकल गिल्ड्स और टाउन एल्डर्स का भी डिसीजन मेकिंग में रोल रहता था।
पब्लिक यूटिलिटीज मैनेज करना, अर्बन ट्रेड रेगुलेट करना, मार्केट सुपरवाइज करना, ये सब काम महाजनपदास के अर्बन सिटीज में होते थे। अब देखते हैं इकोनॉमी को डिटेल में। महाजनपदा पीरियड की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती थी, लेकिन इस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेड और अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम आया। आयरन फ्लोस और एग्रीकल्चरल इनोवेशंस के यूज से फूड प्रोडक्शन अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक पहुंच गया। फील्ड्स क्लियर करना, मल्टी क्रॉप रोटेशन और न्यू इरिगेशन सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हुई। इस सरप्लस ग्रेन से सिटीज, आर्मीज और ट्रेड की फाउंडेशन बनी। ट्रेड के लिए न्यू मार्केट प्लेसेस, वीकली हाट्स और परमानेंट बाजार बन गए थे, और जो ट्रांसपोर्टेशन था गुड्स का, इसके लिए रिवर्स का एक्सटेंसिव यूज किया गया, जैसे कि गंगा, गोदावरी और यमुना। इस टाइम पर इंटरनल ट्रेड तो इंक्रीज हुआ ही, लेकिन साथ में एक्सटर्नल ट्रेड का एक्सपेंशन भी हुआ, यानी कि बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड में राइज देखने को मिला, और इनमें मेनली आते हैं अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पर्शिया। इस टाइम पर विद इन इंडिया दो मेन ट्रेड रूट्स होते थे। एक तो था नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक, जिसे उत्तर पथ बोलते हैं, और दूसरा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जिसे दक्षिण पथ बोलते थे। जहां तक करेंसी की बात है तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का हमें यूज देखने को मिला, और इस मेटल करेंसी की वजह से ट्रेड और क्विक और इजी हुआ। मर्चेंट क्लास, स्पेशल वैश्यास, अर्बन इकोनॉमी की बैकबोन बन गई। आर्टिसंस, ट्रेडर्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स और ट्रेड एसोसिएशन या फिर गिल्ड्स, ये अलग अलग क्राफ्ट्स और कमोडिटीज में स्पेशलाइज करने लगे। ये जो गिल्ड्स होते थे, ये प्राइस रेगुलेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करते थे। इस टाइम पर टेक्सटाइल, पोट्री, मेटल वर्क, ज्वेलरी और ग्रेन ट्रेड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे। मेजर पोर्ट्स और टाउन्स जैसे चंपा, उज्जैन, कौशंबी और तक्षशिला एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेंटर्स बन गए थे। क्राफ्ट्समैन और हर्डर्स पर भी टैक्स लगता था। लेदर, पोट्री, वीविंग, लाइफ स्टॉक, मिल्क प्रोडक्ट्स सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे टिम्बर, हनी, रेजिन, हर्ब्स, ये भी इकोनॉमी को सप्लीमेंट करते थे। इस टाइम पर क्योंकि टैक्सेशन के थ्रू किंग के पास रेवेन्यू आता था, इसलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें हेवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जैसे कि रोड्स, वेयर हाउसेस, इरिगेशन और ब्रिजेस। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें और भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली। अब देखते हैं महाजनपदास का सोशल स्ट्रक्चर। इस टाइम पर सोशल स्ट्रक्चर में रिजिडिटी बढ़ गई थी, वर्ना सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। इस टाइम पर सोसाइटी में हमें 4 वर्नास देखने को मिले। ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट थे, क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, वैश्यास जो ट्रेडर्स थे, और शूद्रास जो लेबरर्स थे। इन वर्नास के बीच सोशल मोबिलिटी बहुत कम हो गई थी, यानी कि अगर एक पर्सन को बर्थ पर सपोज शूद्र वर्ना अलॉट हुआ है, क्योंकि ये वर्ना उसकी फैमिली से एसोसिएटेड था, तो फिर ये पर्सन सिर्फ वही ऑक्यूपेशन कर सकता था जो कि शूद्र को परमिटेड था, और साथ में ये पर्सन अपना वर्ना भी चेंज नहीं कर सकता था। सो इस तरह से वर्ना सिस्टम काफी रिजिड हो गया था। साथ ही में वर्ना के बेसिस पर इनइक्वालिटीज भी इंक्रीज हुई। अपर वर्नास को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी व्हेन कंपेयर टू लोअर वर्नास। साथ ही में जैसे जैसे इस पीरियड में अर्बन एरियाज का एक्सपेंशन हुआ, तो हमें एक नई अर्बन मिडिल क्लास देखने को मिली। इस अर्बन मिडिल क्लास में गिल्ड लीडर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और मास्टर क्राफ्ट्समैन आते थे। इस टाइम पर वुमेन की पोजीशन ग्रेजुअली गिरती गई। अब उनका मेन रोल होम मैनेजमेंट, चाइल्ड केयर और डोमेस्टिक ड्यूटीज तक सीमित हो गया था। हायर कास्ट और अपर कास्ट वुमेन का स्टेटस रिलेटिवली बेटर था, पर ओवरऑल वुमेन का पब्लिक पार्टिसिपेशन लो था। जहां तक फैमिली की बात है तो फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट था। एक फैमिली की मल्टीपल जनरेशंस एक ही घर में रहती थी, और विद इन फैमिली पेट्रियार्कल अथॉरिटी का सिस्टम था, यानी कि जो फैमिली का एल्डेस्ट मेल है वो फैमिली का हेड होगा। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और पब्लिक सेरेमनी स्ट्रिक्ट कास्ट बेस्ड रूल्स के अंडर ऑर्गेनाइज होती थी, और अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन जैसी प्रॉब्लम्स भी अब प्रोमिनेंट होने लगी थी सोसाइटी में। एजुकेशन में भी हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का एक्सेस अपर वर्नास तक ही सीमित था। लोअर वर्नास मेनली स्किल और ट्रेड की ट्रेनिंग लेते थे, और इन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। अब देखते हैं रिलीजन और फिलॉसफी को। महाजनपदा पीरियड में रिलीजन और फिलॉसफी का लैंडस्केप टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। महाजनपदा के समय लोग वैदिक धर्म से थोड़ा डिससैटिस्फाइड होने लगे थे, क्योंकि वैदिक धर्म ज्यादातर यज्ञ, बलि और डिफिकल्ट रिचुअल्स पर बेस्ड था। इन सब में बहुत पैसे, रिसोर्सेस और ब्राह्मणों की मदद चाहिए होती थी, जिससे आम लोगों को लगता था कि धर्म सिर्फ एलीट्स के लिए है। इस डिससैटिस्फैक्शन से नए धर्म जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म उभर कर आए। जैनिज्म और बुद्धिज्म में बार बार एम्फेसाइज किया गया अहिंसा, सिंपल लिविंग, कर्मा, रीबर्थ और इंडिविजुअल साल्वेशन। बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने मिडिल पाथ का कंसेप्ट दिया, और महावीरा जो कि जैनिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस की फिलॉसफी सोसाइटी को दी। बुद्धिज्म और जैनिज्म के अराइवल से धर्म अब रिचुअल से हटकर एथिकल कंडक्ट, कंपैशन और लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड हो गया था। रिलीजियस सेंटर्स जैसे मोनेस्ट्रीज, स्तूपास और टेम्पल्स लर्निंग के पब्लिक सेंटर्स बन गए थे, और ये टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज ना ही सिर्फ धार्मिक सेंटर्स थे, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक वेलफेयर के सेंटर्स भी थे। अब देखते हैं इस पीरियड के एजुकेशन और कल्चर को। महाजनपदा एज में एजुकेशन और कल्चर में सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ। इस टाइम पर तक्षशिला, उज्जैन और काशी जैसे एंशिएंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग फेमस हुए। यहाँ फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर, पॉलिटी,
मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की डीप स्टडी होती थी। एजुकेशन ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड थी, लेकिन ग्रेजुअली रिटन स्क्रिप्ट्स का यूज भी होने लगा। लैंग्वेज को अगर हम देखें तो संस्कृत डोमिनेंट लैंग्वेज थी, लेकिन लोकल डायलेक्ट्स जैसे कि प्राकृत और पाली भी एजुकेशन, लॉ और ट्रेड में इंपॉर्टेंट होने लगे। स्टूडेंट्स टीचर्स के आश्रम्स या फिर मोनेस्ट्रीज में रहते थे और लॉन्ग टर्म स्टडी करते थे। एजुकेशन के थ्रू ही गिल्ड्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स और रूलर्स अपनी स्किल्स इंप्रूव करते थे। इस टाइम पर विद इन अ महाजनपदा और इन बिटवीन मल्टीपल महाजनपदास कल्चरल इंटरैक्शन हमें देखने को मिले। फेस्टिवल्स, ट्रेड फेयर्स, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस काफ़ी एक्टिवली सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होने लगे। और जहाँ तक लिटरेचर की बात है तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज के साथ इन रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कि जातकास या फिर बुद्धिस्ट सूत्रास। अब देखते हैं इस पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। अर्बन ग्रोथ की वजह से सिंपल फोर्टिफिकेशंस, टाउन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन आई। कैपिटल्स, फोर्टिफाइड सिटीज ब्रिक और वुड आर्किटेक्चर पर बेस्ड थी। सिटीज के अंदर डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के सेंटर्स बने हुए थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्तूपास और मोनेस्टिक साइट्स जैसे कि सांची, वैशाली, कुशीनगर इस फेज में बनाए गए थे। इस पीरियड में नई तरह की पोट्री डेवलप हुई जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है। पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे लाइब्रेरीज, काउंसिल हॉल्स, ट्रेडिंग डिपोस, आर्मरी एक्सेट्रा सिटीज में ही बनाए गए। और रोड्स, ब्रिजेस, पॉइंट्स एक्सेट्रा का भी काफी कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखते हैं मगध महाजनपदा के राइस के रीजन्स को। मगध का राइस इस पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगध बेस्ड था गंगा रिवर के पास और देयरफॉर गंगा के फर्टाइल प्लेन्स पर एग्रीकल्चर की हाई प्रोडक्टिविटी हो सकी, जिससे मगध के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकी। इसके बाद राजगीर और पाटलिपुत्रा जैसी कैपिटल्स ज्योग्राफी से नेचुरली प्रोटेक्टेड थी और ये रिवर से वेल कनेक्टेड थी। इसकी वजह से डिफेंस और साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट रीजन इज आयरन डिपॉजिट्स। मगध के एरिया में छोटा नागपुर प्लाट्यू लोकेटेड था और इस प्लाट्यू में आयरन के डिपॉजिट्स थे। सो मगध के पास आयरन की कोई कमी नहीं थी और इस आयरन का यूज करके वेपन्स और टूल्स बनाए गए, जिससे डिफेंस और एग्रीकल्चर में काफी असिस्टेंस मिली। नेक्स्ट इज रूलर्स ऑफ मगध। मगध के दो मेन किंग्स बिंबिसारा और अजातशत्रु का पॉलिटिकल विजन काफी स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने डिप्लोमेसी, अलायंस और मैरिजेस के थ्रू नेबरिंग स्टेट्स को मर्ज किया मगध के अंदर। मगध ने इन किंगडम्स के अंदर अंगा, कोसाला, वज्जी को डिफीट किया और रीजनल पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। मगध में एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम था, साथ ही लॉयल मिनिस्टर्स, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक रेगुलर आर्मी भी थी, और इन सब ने मगध की एक्सपेंशन को पॉसिबल बनाया। ये कुछ रीजन थे जिन्होंने मगध को बाकी महाजनपदा से ज्यादा पावरफुल बनाया। महाजनपदा पीरियड के एंड तक मगध ने अपने नेबर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और मगध इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी। पॉलिटिकल यूनिटी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि क्लियर रिकॉर्ड कीपिंग, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, इन सब ने मगध की बाकी छोटे महाजनपदास के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को स्पीड अप कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मगध में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर भी थी। सक्सेशन डिस्प्यूट्स, रीजनल रिवोल्ट्स, सिविल वॉर्स, ये सब मगध में भी हुआ, बट मगध के लीडर्स ने मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी और रिफॉर्म से स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी। मगध के एम्पायर को मिली 3 पॉलिटिकल डायनेस्टीज ने चलाया था, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी ने, जिसके बाद मगध एम्पायर से मौर्यन एम्पायर की फॉर्मेशन हुई चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। इस एम्पायर बिल्डिंग में पावरफुल आर्मी, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, अर्बन गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रीजनल पैट्रोनेज ने एक इंटीग्रल रोल प्ले किया, और मगध एम्पायर एक टेम्पलेट के रूप में उभरा इंडिया में आने वाले फ्यूचर एम्पायर्स के लिए। अब देखते हैं महाजनपदास के पीरियड की लेगेसी और सिग्निफिकेंस। महाजनपदा एज की लेगेसी इंडिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में आज तक दिखती है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, कॉइन इकोनॉमी, टाउन प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब महाजनपदास पीरियड का गिफ्ट है। इस पीरियड में हुई रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की इमर्जेंस सोसाइटी को ज्यादा लिबरल, डायनामिक और एथिकली सेंसिटिव बनाता है। एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड, सोशल स्ट्रक्चर सब में डीप इम्पैक्ट देखने को मिला इस पीरियड में। गिल्ड्स, अर्बन मिडिल क्लास, काउंसिल सिस्टम्स, जॉइंट फैमिली, रिजिड कास्ट सिस्टम, इंडियन सिविलाइजेशन के ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें इस पीरियड में देखने को मिले। अर्बनाइजेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, लॉ इन्फोर्समेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के बेसिक फीचर्स हैं, और ये सब महाजनपदा एरा से डिराइव होते हैं। इंडियन सिटीज की ग्रोथ जैसे कि पाटलिपुत्रा और उज्जैन, इकोनॉमिक रेजिलियंस, रिलीजियस प्लूरलिज्म, पॉलिटिकल यूनिटी, ये सब महाजनपदास के रिफॉर्म्स के विटनेसेस हैं। इनकी लेगेसी आज भी कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। सो महाजनपदा पीरियड एक गेम चेंजर था। ट्राइबल लाइफ से मोनार्की रिपब्लिक, टेम्परेरी सेटलमेंट से फोर्टिफाइड टाउन्स, बार्टर सिस्टम से कॉइन इकोनॉमी और सिंपल रिचुअल से एथिक्स बेस्ड फिलॉसफी तक की जर्नी का ये पीरियड एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ। इस पीरियड ने इंडिया को एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाने का कंप्लीट बेस दिया। आज के अर्बन टाउन्स, ट्रेड गिल्ड्स, सोशल स्ट्रक्चर और लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन महाजनपदास की ही लेगेसी हैं।
सो ये था एज ऑफ महाजनपदास का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।